एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं वो सब सेलिब्रेट करने के बाद वो लोग वापस जाने की तैयारी करने लगे होते हैं, जो देखकर ओर्क थोड़ा हैरानी से पूछता है क्या तुम लोग सच में जा रहे हो। रक रक कहते हैं कि वो मॉन्स्टर हमारे रास्ते का काटा था जिससे हम लोग निपट लिए हैं। तुम बोले हो कि ये जगह ओरिजिनली तुम्हारा है तो तुम लोग हमेशा की तरह यहाँ पे रह सकते हो। ये सुनकर वो ओर्क थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए वो खुश होकर उसका थैंक्स करने लगता है और अपने बेटे से मिलवाते हुए कहता है कि ये मेरा बेटा है और यही हमारा ट्राइब का अगला लीडर है। हम लोग इस जगह से ज़्यादा फेमिलियर है, इसलिए क्यों ना मैं इससे आपको रास्ता दिखाने के लिए कहता हूँ। इससे पहले हम लोग यहाँ पर उस मॉन्स्टर से डर डर के रहा करते थे, लेकिन आप लोगों का थैंक्स कि अब हमें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। उससे बातें करने के बाद वो लोग आगे बढ़ना शुरू कर दिए होते हैं और इसके कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग जंगल में पहुँच गए होते हैं, जहाँ पर उन्हें एक फ्रॉगमैन का पैरों का निशान दिखाई देता है। स्टार गेजर उन्हें फ्रॉगमैन के बारे में बताते हैं कि फ्रॉगमैन भी अच्छे और बुरे लोग होते हैं, वो लोग भी हम लोगों के जैसे ही दोनों पैरों पर चल सकते हैं, बोल सकते हैं और सोच सकते हैं। ये देख कर के वो लोग स्काउट करने आए हैं तो इसका मतलब ज़रूर ये हो सकता है कि वो लोग वॉर को एक्सपीरियंस किए होंगे। ये फुटप्रिंट ये दिखा रहे हैं कि सिर्फ एक नहीं बल्कि कम से कम 5 से ज़्यादा लोग तो होंगे ही होंगे और उनका ट्राइब हमसे कहीं ज़्यादा लार्जर है। उसके बारे में जानकर वो लोग अपना टेम्प्रेरी बेस पर चले जाते हैं जहाँ पर रात हो गया होता है और वो लोग वहीं पर कैंपिंग कर रहे होते हैं और रोशनी के लिए वो लोग आग भी जला लिए होते हैं। और दूसरा ट्राइब से काफ़ी ज़्यादा खतरा होने के कारण वो लोग और लोगों को बॉर्डर पर तैनात कर दिए होते हैं और वो लोग पहले ही ये चीज़ समझ गए होते हैं कि अब जबकि यहाँ पर दूसरा ट्राइब मौजूद होता जरूर वो लोग उन लोगों पर नज़र रख रहे होंगे। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि दूर से कुछ फ्रॉगमैन उन लोगों पर नज़र भी रख रहे होते हैं। इसके बाद कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग अभी तक फ्रॉगमैन को इनकाउंटर नहीं किए होते हैं। उस टाइम में वो लोग काफ़ी सारा चीज़ ट्राइब के सेफ्टी के लिए प्रिपेयर कर लिए होते हैं। वो सभी कुछ देखकर और वहाँ का सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के बाद नेब्यूला को शक होने लगा होता है कि उसके अलावा भी कुछ और प्लेयर होंगे जो कि उससे ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया होगा। रख रख लोग कैटल ब्रीडिंग करना सीख लिए होते हैं और वो लोग लकड़ी का घर बनाना भी सीख लिए होते हैं और अच्छा अच्छा घर भी बना लिए होते हैं। और सबसे फैसिनेटिंग चीज़ ये होता है कि वो लोग अब लिखना भी शुरू कर दिए होते हैं और वो लोग उसे इवॉल्व भी कर रहे होते हैं। लिखने के कैरेक्टर को वो सभी लोग अपने मेंबर के साथ शेयर कर रहे होते हैं। उतना ज़्यादा ग्रेट डेवलपमेंट से डिम्ब्यूला काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसका सेंट्रल कॉन्टिनेंट का लोकटस भी काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो हो रहा होता है और साउथ के इंसेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा थ्राइव कर रहा होता है और इसी के साथ उसका इंसेक्ट टेरिटरी भी लेवल 4 में पहुंच गया होता है। इस मेथड को नेब्यूला दूसरे प्लेयर से डर के मारे नहीं करने वाला था, लेकिन अब जबकि वो ईस्ट के एक रिमोट एरिया से शुरुआत किया है तो वो सिचुएशन का पूरा फ़ायदा उठा रहा है। रखरख का कैपेबिलिटी और ट्राइब का स्टेटस एवरेज से बढ़ गया होता है, लेकिन ये सब तो अभी सिर्फ शुरुआत होता है। आगे जो होने वाला होता है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा जिसका उम्मीद वो लोग बिल्कुल भी नहीं किए होंगे। इसी के साथ अब रखरख लोगों को दिखाते हैं जहाँ पर उसका एक गार्ड आकर बताता है कि फ्रॉगमैन लोग आ रहे हैं, जो सुनकर सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। इसके बाद अगले समय उन फ्रॉगमैन को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग आगे बढ़ते हुए उनके तरफ आ रहे होते हैं। उन्हें वेलकम करने के लिए रखरख, जोल, यूर और उसके कुछ लोग होते हैं। उन्हें देखकर रखरख सोचता है तो यही फ्रॉगमैन है, लेकिन एक सेकेंड, उनके साथ एक लिजर्डमैन क्या कर रहा है? क्या वो लोग यहाँ पर पीस के लिए आए हैं या फिर फाइट करने के लिए आए हैं? ये सब वो सोच रहे होते हैं कि तभी वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर 6 फ्रॉगमैन होता है और उनके साथ एक लिजर्डमैन भी होता है। फ्रॉगमैन में कुछ लोग हरा कलर के होते हैं तो कुछ लोग ब्राउन कलर का फ्रॉगमैन होते हैं, जिसमें से एक फ्रॉगमैन किसी पक्षी का पंख का माला पहना होता है, जिससे पता चल रहा होता है कि उसका स्टेटस बाकियों से ज़्यादा होगा। पंख वाला फ्रॉगमैन अपना मुंह खोलते हुए कहता है कि मेरा नाम सूनेन है और मैं ग्रेट ट्राइब लीडर ओल्ड्री का बेटा हूँ। मेरा इरादा तुम लिजर्डमैन से फाइट करने का बिल्कुल भी नहीं है। उसकी बातें सुनकर रखरख उसे हाई करते हुए सोचते हैं कि देखकर तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉटियस लग रहा है। ये सोचकर वो उसे अपने बारे में बताकर कहता है कि हमारा भी इरादा तुम लोगों से फाइट करने का नहीं है, वैसे तुम लोग हमसे मिलने के लिए क्यों आए हो? ये सुनकर सुनेन एक दूसरे फ्रॉगमैन से आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करता है और रखरख को जवाब देते हुए कहता है कि हम यहाँ पर तुम्हें ये इन्फॉर्म करने के लिए आए हैं कि तुम लोग हमारे टेरिटरी में बिना हमारे परमिशन के घुस आए हो। इसके जवाब में रखरख कहता है क्या सच? मुझे नहीं लगता है कि यहाँ का सभी जगह तुम लोगों से बिलोंग करता है। जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे तब यहाँ पर हमें किसी भी तरह का कोई भी बाउंड्री दिखाई दिया ही नहीं था, लेकिन जबकि हमने देखने में कोई भी एफर्ट नहीं लगाया है तो मैं उसके लिए तुम लोगों से माफ़ी मांग लेता हूँ। लेकिन ये माफ़ी थोड़ा सा अलग है क्योंकि हम लोग काफ़ी दूर दराज के जगह से आए हैं, इसलिए हम लोग क्या यहाँ पर कुछ दिनों तक रह सकते हैं क्योंकि अभी हमारे पास रहने के लिए कोई भी जगह है ही नहीं। उसकी सभी बातें सुनकर सुनेन थोड़ा सा नर्वस हो जाता है क्योंकि रखरख उसके प्लान के अकॉर्डिंग एक्ट कर ही नहीं रहा होता है।
वहीं पर रख अपने बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि तुम ट्राइब लीडर के बेटे हो ना, दिखने में तुम्हें हमारा रिक्वेस्ट पूरा करने में सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड पर्सन लग रहे हो, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है क्या? उसकी सभी बातें सुनकर और अपना तारीफ सुनकर सुनन कहता है कि ये तो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, अगला ट्राइब लीडर होने का अथॉरिटी के दम पर मैं तुम्हारा ये रिक्वेस्ट पूरा कर सकता हूँ। ये सुनकर सुनन के दोनों गार्ड थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं क्योंकि उनका प्लान पूरी तरह से बेकार हो गया होता है। वहीं पर उसकी बातों सुनकर रख को समझ में आ जाता है कि ये लोग यहाँ पर उनके लीडर के ऑर्डर पर उन लोगों पर नज़र रखने के लिए आए हैं। रख के पास में अभी काफ़ी सारा क्वेश्चन तो होता है जिसका जवाब उसे चाहिए होता है और किसी तरह से वो उस लीडर से उगलवाने के बारे में सोच रहा होता है। ये सोचकर रख उनसे कहता है बात करने के लिए ये जगह ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए क्यों ना तुम लोग हमारे गाँव चलो, वहाँ पर हम लोग तुम लोगों का काफ़ी अच्छी तरह से खातिरदारी करेंगे। अब जबकि हमारा ट्राइब बिना किसी फ्यूड के अच्छा एग्रीमेंट पे आ गया है तो हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। ये सुनकर सुनैन उसके लिए हाँ बोलने वाला होता है, लेकिन अपना गार्ड का बात को मानकर वो कह देता है कि मुझे लगता है कि ये अच्छा आइडिया नहीं होगा, मैं इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा थैंक्स करता हूँ, लेकिन अभी हमारे बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ये सुनकर रख कहता है क्या ऐसी बात है क्या, मैं उन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ जो कि लीजेंड मैंने पर एक एहसान किए हैं, इसलिए क्यों ना हम लोग यहीं पर लंच कर लेते हैं। ये सुनकर वो अपने गार्ड को देखता है जो कि हाँ में सर हिला देता है, उसका इशारा देखकर वो इसके लिए मान जाता है। अब इसको कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग वहीं पर और कुछ बफेलो को पका रहे होते हैं और आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर रख किसी तरह से उस लिजर्डमैन से मिलकर उससे अपने सवालों का जवाब जानने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन वो उन फ्रॉगमैन को ये भी जानने नहीं दे सकता है कि रख काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो रहा है, नहीं तो अगर उन्हें पता चल जाएगा तो वो लोग उसे उसके ट्राइब का अगेंस्ट यूज करेंगे। ये सब सोचकर वो शुरुआत उसके गले में टंगे हुए पंखों से करता है। इसके जवाब में सुनैन कहता है कि ये कॉकेट्रिक्स का पंख है। रख पूछता है ये कॉकेट्रिक्स क्या है। सुनैन कहता है जैसा उम्मीद था तुम्हें नहीं पता है, ये एक तरह का काफ़ी खतरनाक जानवर है जो कि इस जंगल में रहते हैं। वो काफ़ी बड़े बड़े पंछी होते हैं जो कि अपने पैरों पर भी चल सकते हैं। वो लोग सिर्फ अपने साइज में ही बड़े नहीं होते हैं बल्कि वो लोग जहरीले भी होते हैं। उन्हें पकड़ना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। उनकी स्पीड के अलावा उनके पास वाइड रेंज का मूवमेंट भी होता है, उनके कारण ही हम लोग इस एरिया पर नज़र रखते रहते हैं। उसकी सभी बातें सुनकर रख उससे पूछते कि अगर वो लोग इतना ज़्यादा खतरनाक है तो क्या तुम लोग भाला जैसे किसी वेपन का यूज किए थे क्या। सुनैन कहता है क्या सिर्फ भाला, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये बोलकर वो अपने किसी बंदे से अपना तीर धनुष लाने के लिए कहता है। इसके लिए वो उस लिजर्डमैन जिसका नाम ओवेन होता है उससे कहता है अगर तुम्हारे पास कुछ करने के लिए नहीं है तो क्या तुम मेरा तीर धनुष लाकर मुझे दे सकते हो। उसकी बातें सुनकर ओवेन उसे उसका तीर धनुष लाकर देने लगता है, लेकिन वो उसे लेने से मना करते हुए कहता है अब जबकि तुम इसे लेकर यहाँ पर आ ही गए हो तो क्यों ना। इतना बोलकर वो एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि क्यों ना तुम वहाँ पर एक बोर्ड को टांग दो जिससे मैं अपना आर्चरी प्रैक्टिस कर सकूँ। ओवेन वो करने चला जाता है। उससे उसका सभी बात बिना किसी हिचकिचाहट के मानते देखकर रख का शक अब यकीन में बदलने लगा होता है। वहीं पर ओवेन पेड़ पर एक पट्टा जैसा किसी लकड़ी के टुकड़े को टांग दिया होता है जिस पर सुनैन अपने तीर से अटैक कर देता है। उसका निशाना देखकर रख उसका एक्यूरेसी का तारीफ करता है। सुनैन उससे कहता हम बचपन से शूट करना सीखते हैं, मैं फेंक नहीं रहा हूँ लेकिन मैं अपने ट्राइब का सबसे बेस्ट आर्चर हूँ। ये सुनकर रख उससे कहता है ये तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहा है, क्या मैं उस बो नाम की चीज़ को ट्राई कर सकता हूँ। सुनैन उसे बिना किसी चाहट के देते हुए कहता है कि ऑफकोर्स तुम कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट टाइम में तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। रख उसे यूज करते हुए सोचता है कि उसका पावर भाला से थोड़ा सा कम है, लेकिन मैं आराम से कुछ एरो का कैरी कर सकता हूँ और ये भाला से ज़्यादा प्रिसाइज और इसका अटैक स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा तेज है। ये सब सोचकर वो एक से अटैक कर देता है, लेकिन उसका एरो आधा रास्ता भी नहीं जाता है। रख 2-4 बार और ट्राई करता है लेकिन एक भी निशाना पर लगता ही नहीं है। उसका असफलता देखकर सुनैन उससे कहता है कि शुरुआत में कुछ भी आसान नहीं होता है, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो ओवेन, जाओ जाकर एरो उठाकर लेकर आओ। ये सुनकर ओवेन उसे लाने के लिए चला जाता है और सुनैन उसे डिस्गस्टिंग भरी नज़रों से देखता है, जिससे कि रख नोटिस कर लेता है। वो नोटिस करके वो उससे कहता अब जबकि मैंने उसे शूट किया है तो मैं उसे लेकर आऊँगा। ये सुनकर सुनैन थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि बस ऐसा थोड़ा सा सोचो जैसे कि वो तुम्हारा बस हेल्प कर रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी रख उससे नज़रें चुराकर उसके पास जाते हुए सोचता है कि यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो कि मैं एरो से ज़्यादा जानना चाहूँगा। ये सोचकर वो उसके पास जाकर एरो उठाने का नाटक करते हुए उससे पूछता है तो तुम्हारा नाम ओवेन है ना। उससे अचानक वहाँ पर देखकर ओवेन थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और घबराते हुए हाँ कहता है। रख उसका घबराहट को नोटिस कर लेता है और उससे पूछते कि आखिर एक लिजर्डमैन फ्रॉगमैन के साथ में घुल-मिल कैसे गया है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है, लेकिन जल्दी ही खुद को शांत करते हुए वो कहता है कि हम एक ही विलेज में एक दूसरे के साथ एक साथ रहते हैं, लिजर्डमैन और फ्रॉगमैन एक साथ रहते हैं। रख पूछता है क्यों तुम लोग एक साथ क्यों रहते हो। इसका जवाब में वो कहता है क्योंकि दोनों रेसेस एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं।
रक थोड़ा हैरानी से पूछते हैं एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन कैसे? वो थोड़ा सा खुश होकर बताता है कि हाँ, हम लोग एक साथ खुशी खुशी रहते हैं, इसलिए चलो इसी तरह से हारमोनी में कोएग्जिस्ट करते हैं। और उसका यही कहने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो जरा से भी पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।